नमस्कार दोस्तों। मध्य प्रदेश भोपाल नाम तो सुना होगा। एक ऐसा शहर जहां एक ऐसी क्राइम होती है, एक ऐसी कहानी घटित होती है जिसको सुनने के बाद भोपाल के लोग हैरान हो जाते हैं। दरअसल ये कहानी है विनीता नाम की एक 26 साल उम्र की लड़की की, जिसके पिता एक कपड़े की दुकान चलाते थे। बहुत ठीक ठाक तो दुकान नहीं चलती थी, लेकिन ठीक है ठाक था कि परिवार उससे चल जाता था। लेकिन विनीता का जो बड़ा भाई था वो एक अच्छी खासी जॉब करता था। महीने का 40 से 45 हजार रुपये वो उसने जॉब से कमाता था। और जो विनीता का छोटा भाई था वो विनीता से 3 साल छोटा था, जो भी पढ़ाई कर रहा था। विनीता भी ग्रेजुएशन वगैरह एमए वगैरह सब कुछ कर चुकी थी। आगे की पढ़ाई वो उसने कंटिन्यू रख दिया था। अब घर वालों की ये मर्जी थी कि विनीता की शादी वगैरह कहीं करा दिया जाए, लेकिन विनीता पढ़ना चाहती थी, कुछ करना चाहती थी। तो इसलिए विनीता अपने माँ से हमेशा कहती थी, माँ पिता को समझाओ, भैया को समझाओ कि मैं भी शादी नहीं करूंगी। मैं चाहती हूँ मैं भी अपने पैरों पर खड़ी हो जाऊं, कोई सरकारी जॉब या कोई प्राइवेट जॉब, अच्छी खासी जॉब मैं भी ले लूं। उसके बाद मैं फिर शादी के लिए कुछ सोचूंगी। विनीता जितनी सुंदर उतनी सुशील, बुद्धि से, नेचर से, हर एंगल से बहुत अच्छी लड़की थी। अब धीरे धीरे करके समय तो गुजर ही रहे थे, कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन विनीता की एक सहेली थी जिसके नाम सलोनी था। उम्र इन दोनों का यही कोई खास सिमिलर ही था। सलोनी एक बार फोन करती है विनीता के पास और कहती है कि विनीता खाली हो क्या? विनीता कहती है क्यों? सलोनी कहती है कि मेरे घर छोटा सा प्रोग्राम है, तो मैं ज्यादा सहेलियों को तो बुला नहीं रही हूँ, लेकिन अगर तुम चाहो यार, आना चाहो तो चली आओ, बहुत अच्छा रहेगा, मुझे थोड़ा अच्छा लगेगा। और किसी से कुछ बताना मत, और फेसबुक या इंस्टाग्राम पे कुछ डालना मत। नहीं, काफी सारे लोग या सहेलियां जब देखेंगी तो कहेंगी यही कि इनको उनको बुला लेती है और मुझे नहीं बुलाती है। विनीता कहती है कोई बात नहीं, मैं घर पे बात करती हूँ, मेरे भैया वहीं से थोड़ी ही दूर पर जॉब करते हैं, तो मैं कह दूंगी भैया जॉब जब जाएंगे तो मुझे अपने बाइक से छोड़ देंगे। सलोनी कहती है हाँ ये बहुत अच्छा है, तुझे दौड़ना नहीं पड़ेगा। अब वो दिन निश्चित होता है जिस दिन सलोनी विनीता से इस प्रोग्राम के बारे में बात आती है। वो धीरे धीरे वो डेट आ जाता है। उसके बाद विनीता अपने बड़े भाई से, जिसका नाम राजेश बताया जाता है, कहती है कि भैया मुझे फला जगह पर मेरी सहेली रहती है, आज वहाँ छोटा सा प्रोग्राम है, मुझे अगर आप वहाँ छोड़ दोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। और देखूंगी अगर आप जब जॉब से रिटर्न होंगे, अगर खाली हो जाऊंगी तब तक प्रोग्राम खत्म हो जाएगा, तब तक मैं चली आऊंगी। अब ये सारी बातें राजेश कहता है कोई बात नहीं, ठीक है, चलो मैं तुमको तुम्हारे सहेली के घर, सलोनी के घर ही छोड़ दूंगा। राजेश अपनी बहन विनीता को अपने बाइक पे बैठाता है और ले जा करके कहीं और नहीं बल्कि सलोनी के घर के सामने ही छोड़ता है और कहता है बुलाओ अपने सहेली को, तुमको लेके जाए। अब सलोनी इंतजार तो कर ही रही थी विनीता की। वो भी आती है अपने घर के बाहर और विनीता का हाथ पकड़कर हंसते हुए कमरे के अंदर लेके चली जाती है। इधर राजेश भी अपने बहन को एकदम सुरक्षा से छोड़कर बहुत खुश था। फिर वो अपने जॉब के लिए निकल जाता है। जॉब से जब वो शाम को तकरीबन 5 बजे के बाद आता है तो एक बार उसने विनीता के पास कॉल किया और कहा विनीता अगर तुम चलना चाहो तो चल दो। विनीता ने कहा भैया अभी तो प्रोग्राम यहाँ शुरू ही नहीं हुआ है, मैं क्या करूं? मैंने तो सोचा था 5-6 बजे तक निपट जाएगा, तो आप भी यहाँ आके खाना वगैरह खा लेंगे, कुछ देर तक इंतजार कर लेंगे, इंतजार करने के बाद हम दोनों लोग साथ में निकल जाएंगे। अब राजेश कहता है फिर क्या करूं, मैं तो 2-3 घंटे वहां बैठ नहीं पाऊंगा, मैं इंतजार कर नहीं पाऊंगा, मुझे घर जाना चाहिए। विनीता कहती है ठीक है भैया कोई बात नहीं, आप चले जाइए घर और मैं किसी से कह कर चली आऊंगी, कोई ना कोई मुझे तो छोड़ ही देगा, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। ये सारी बातें राजेश अपनी बहन से करके घर पे चलाता है। अब इधर पार्टी शार्टी में सुबह से ही निकली थी विनीता। मोबाइल फोन्स को यूज भी किया था, कई बार कैमरा कहीं पर, कहीं चीजें कहीं पर, गाना कहीं पर, वीडियोज बनाना, सब कुछ, कि उसका मोबाइल का जो बैटरी था वो लगभग खत्म होने के कगार पर था और विनीता इन सारी चीजों को ध्यान में नहीं दे रही थी। धीरे धीरे करके विनीता अपनी सहेली सलोनी के घर जो भी प्रोग्राम था, प्रोग्राम अटेंड करती है, खाना वगैरह खाती है। खाना वगैरह खाने के बाद अपने सहेली सलोनी से कहती है कि मुझे अब घर जाना चाहिए, भले ही रात हो गया है, अगर कोई छोड़ने वाला हो तो बोल दो छोड़ दे। सलोनी कहती है ठीक है, मैं अपने भैया से कहती हूँ, परिवार में किसी और से कहती हूँ, कोई ना कोई तुम्हें छोड़ देगा, तुम रिलैक्स रहो, बैठे रहो। अब सलोनी के कमरे में विनीता बैठकर मोबाइल फोन चला रही थी कि अचानक देखती है कि उसका बैटरी सच में खत्म होने वाला था। लेकिन अब विनीता यही सोचती है कि अब मोबाइल चार्ज ही क्या करना, मुझे डायरेक्ट तो घर पे निकल जाना, भी घर पहुंच जाऊंगी आराम से, कमरे में मोबाइल चार्ज को लगा करके उसके बाद अपने कमरे में आराम से सो जाऊंगी।
अब सलोनी आती है और कहती है यार बहुत प्रॉब्लम हो गया, मेरे भैया और ये सब लोग छोड़ने के लिए नहीं तैयार है, बोलते हैं रोक लो, सुबह में छोड़ देना उसको, क्या दिक्कत है, घर पे भी जाके सोएगी, यहाँ पे भी सोना है खा पी करके। लेकिन अब विनीता अपनी सहेली सलोनी की बात को नहीं मान रही थी। वो कहने लगी कि यार मैं नहीं रुक पाऊंगी, मेरे भैया मेरे ऊपर बहुत नाराज होंगे, मेरी माँ भी बहुत नाराज होगी। ठीक है कोई नहीं छोड़ेगा, अभी समय कितना हुआ है, 9:30 10 बजने वाले हैं, गाड़ियां वैसे चलती हैं, सिटी है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं गाड़ियों से टैक्सी वगैरह करके निकल जाऊंगी। ये चीज कहने के बाद सलोनी कहती कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा ना, पक्का चली जाएगी। ये दोनों सहेलियां आपस में बात करती हैं। बात करने के बाद विनीता अपने सहेली सलोनी के घर से बिना किसी को बताए, सिर्फ ये बात सलोनी ही जानती थी, उसके घर से निकल जाती है और सलोनी के घर से ठीक 1.5 किलोमीटर के रेंज में ठीक ठाक जो जहां आवागमन था, मेन सिटी था वो था, लेकिन 1.5 किलोमीटर के बीच में रास्ते चल रहे थे, टैक्सी भी मिल रही थी, सब कुछ चल रहा था, लेकिन जो मेन सिटी होना चाहिए वो मेन सिटी 1.5 किलोमीटर के बाद ही पड़ता। उसके बाद वहां से विनीता निकलती है, पैदल चल के आती है, तकरीबन 400-500 मीटर का फासला इसने तय किया होगा, टैक्सी को रुकवाने की कोशिश करती है, लेकिन टैक्सी रुक नहीं रहे थे। तो विनीता ये सोचकर आगे बढ़ती रही, ये सोचकर आगे बढ़ती रही कि अब की बार टैक्सी मिल जाएगा, अब की बार टैक्सी मिल जाएगा, अब की बार टैक्सी मिल जाएगा। ये सोच सोचकर वो चलती गई। जैसे वो एक जगह पर खड़ी होती है और उस जगह पर टैक्सी स्टैंड बताया जाता है, तो वहां पे वो वेट करने लगती है कि हो सकता है कोई टैक्सी वाला आ जाए, यहीं से बैठ लूं, 5 मिनट यहाँ देख भी लेती हूँ। और इस सारी प्रक्रिया में अब टाइम 10:30 को होने को थे, टाइम का तो पता ही नहीं चल रहा था। इधर विनीता का मोबाइल स्विच ऑफ भी हो चुका था। अब परेशानी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी। धीरे धीरे करके टाइम बीतता गया, विनीता को समझ में नहीं आ रहा था, सिर्फ वो टैक्सी का रास्ता देख रही थी और रास्ता देखते देखते उसको अजीब लगने लगा। अब सुनीता विनीता को भी थोड़ा बहुत अजीब लगने लगा। उधर से पहले तो बाइक से 2 लड़के आते हैं और कहते हैं मैडम कहाँ जाना है, जहां आप कहो मैं आपको छोड़ देता हूँ। और वो लड़के थोड़ा ड्रिंक वगैरह भी किए थे। विनीता यही कहती है कि चुपचाप आप अपने रास्ते पे जाइए, बदतमीजी मत कीजिए वरना मैं पुलिस को बुलाऊंगी। वो दो लड़के मोटरसाइकिल पे थे, थोड़ा सा आगे जाते हैं, आगे जाकर एग्जैक्ट 50 मीटर की दूरी पर खड़ा हो जाते हैं और फिर अपना मोबाइल फोन निकालकर और भी लड़कों को बुला लेते हैं। बस देखते ही देखते 4-5 मिनट के अंदर और भी 3 लड़के बाइक पे सवार होकर आते हैं और कहते हैं मैडम आके बैठ जाओ, आप परेशान मत हो, मैं सेफली आपको आपके घर छोड़ दूंगा, यहाँ जगह की टेंशन मत लो, हम लोग अपने पास में ही आपको बैठाकर छोड़ देंगे, आपको बिल्कुल तकलीफ नहीं होगी। अब विनीता को बड़ा अजीब लगने लगा, उसको लगने लगा सच में कुछ तो अब होगा ही। धीरे धीरे करके जो लड़का पहले पूछा था, ऑफर किया था विनीता को, वो लड़का बाइक से फिर आता है, 5 लड़के हो जाते हैं और पांचों लड़के तरह तरह की बात करने लगते हैं। विनीता शोर नहीं मचाना चाहती थी, विनीता बातों से हल करना चाहती थी मामलों को। उसके बाद धीरे धीरे करके वो लड़के बाइक से उतरते हैं और पहली बार तो विनीता का हाथ पकड़ते हैं, कहते हैं मैडम आप परेशान मत होइए, रात काफी हो गई है, आप बैठ जाइए, आप क्यों इतना नाटक कर रही है, क्यों परेशान कर रही हैं, हम लोगों जैसा कोई है थोड़ी ना, हम लोग क्या आपको लुच्चे लफंगे लगते हैं, हम लोग बेकार लगते हैं, ये सारी बातें करते। तब तक विनीता का हाथ एक लड़के के ऊपर उठ जाता है। अब वो लड़के बड़ा नाराज हो जाते हैं, गुस्से में भी आ जाते हैं। उसके बाद विनीता को मारने पीटने भी लगते हैं, मारने पीटने के बाद ज्यादा चोटें भी आ जाती हैं, पेट पे भी वार कर देते हैं। उसके बाद वहीं पर काफी चोट लगने की वजह से विनीता घायल होकर एक प्रकार से गिर जाती है, उसको दर्द भी काफी होने लगता है पेट वगैरह में। पांचों लड़के वहां से निकल तो जाते हैं, लेकिन जब निकल जाते हैं तो फिर उनको ये लगता है कि भाई कहीं ऐसा तो नहीं, कहीं सीसीटीवी कैमरा में या किसी ने देख लिया हो, ऐसा कुछ हो, बड़ा अजीब लगेगा। अब वो लड़के ये सोचते हैं कि इस लड़की के साथ सच में किया क्या जाए, लड़की तो कहीं ना कहीं चोट की वजह से बहुत ज्यादा गंभीर हो चुकी है, इसको उठा कर ले चलते हैं। उसके बाद इधर वो लड़के आते हैं और आकर वहां पे 5 मिनट तक खड़े रहते हैं। 1-2 लोग रास्ते से गुजरते भी हैं और पूछते भी हैं क्या मामला है। लड़के कहते हैं कुछ मामला नहीं है, बस इनको हम लोग थोड़ा हॉस्पिटल पहुंचाने जा रहे हैं। इस वजह से भीड़ लग नहीं पा रही थी वहां पर। उसके बाद धीरे धीरे करके वो लड़के अपने ही टीम के एक लड़के की 4 व्हीलर गाड़ी मंगवाते हैं, उस गाड़ी में विनीता को बैठाते हैं, बैठाकर ले ही जा रहे थे कि मुश्किल से वो जिस जगह से उठाए थे उस जगह से 2 किलोमीटर की दूरी अभी ये लोग तय कर पाए थे कि जब इनकी गाड़ी जा रही थी, गाड़ी में 5 से 6 लोग मौजूद थे। एक लड़की को देखकर रास्ते पे खड़ी एक पुलिस की गाड़ी ने इन सारी चीजों को
देख लिया अपनी नजरों से, और पुलिस तुरंत इन लड़कों की गाड़ी की पीछा करना शुरू कर देती है। पीछा करती है, पीछा करने के बाद पहले तो उस गाड़ी को रुकवाया जाता है पुलिस के माध्यम से। रुकवाने जाने के बाद पूछताछ किया जाता है। इधर धीरे धीरे करके अब विनीता सब कुछ बोल पाने में समर्थ हो चुकी थी और विनीता ने पुलिस के सामने सारी सच्चाई को बताया। हालांकि विनीता ने वही बताया जो सच में विनीता के साथ हुआ था, कोई भी फर्जीवाड़ा चीज नहीं, ना तो कोई ऐसी बातें। अब पुलिस ने सारे मामले को रिकॉर्ड किया। उसके बाद विनीता के परिवार के नंबर मांगे। वहां से पुलिस जो नजदीकी चौकी था उस चौकी पे लेके जाते हैं उन लड़कों को, विनीता को भी, और परिवार वालों को बुलाकर पूछताछ और बातचीत किया जाता है। बातचीत करने के बाद अब परिवार के लोग ये चाहते थे कि इन लड़कों को सच में कड़ी से कड़ी सजा हो जाए, लेकिन विनीता ने सीधा कहा इन लोगों ने हमको मारा पीटा है, तो मैं नहीं चाहती कि मेरे उल्टे सीधे बयान से इन लोगों को जेल के सलाखों के पीछे जाना पड़े, इन लोगों को परेशानी उठानी पड़े। क्योंकि अगर ये लोग मेरे उल्टे सीधे बयान से एक बार जेल की सलाखों के पीछे गए तो शायद ये लोग बहुत बड़े क्रिमिनल भी बन सकते हैं। इसलिए साहब मैं नहीं चाहती, बस इन लोगों ने मुझे जिस तरीके से मारा है मैं अपने उसके बारे में बता रही हूँ, उसी हिसाब से इन लोगों के ऊपर धारा लगाकर इन लोगों को चाहे आप जेल में डालो चाहे कहीं पर भी डालो, बाकी इन लोगों ने मुझे और कुछ किया नहीं है। पुलिस ने विनीता के इस सब भी बातों को सुनकर, सब बयान को सुनकर विनीता को बहुत सराहा कि बेटा तुम्हारी सोच बहुत अच्छी है। नहीं, सच में बहुत सारी लड़कियां होती हैं तो कुछ अलग तरीके से सोचती हैं, बहुत सारे लड़के होते हैं अलग तरीके से सोचते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये लड़के तो अपहरण कर लिए थे विनीता का, और इसको अपहरण करके लेकर कहाँ जाते क्या करते ये तो लड़कों ने तक खुद नहीं बताया। लड़के तो ये कह रहे थे जब चोटें काफी इसको लग गई तो हम लोगों ने सोचा इसको हॉस्पिटल में छोड़ दें, लेकिन पुलिस इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं थी। तो मामला कहीं ना कहीं एक गुत्थी बनकर ही उलझ गया और लड़कों के ऊपर कुछ धाराओं में चालान करके इनको न्यायालय में पेश करके इनके ऊपर कुछ जुर्माना लगाए गए और कुछ दिनों के लिए सजा भी किया। उसके बाद इनको छोड़ दिया गया। दोस्तों ये जो कहानी है, ये कहानी बहुत ही शानदार कहानी मुझे लगी। सुनने के बाद मुझे लगा जागरूकता के माध्यम से इस कहानी को मुझे आप तक एक बार पहुंचानी चाहिए, ताकि इस कहानी को चाहे बहन सुने, बेटियां सुने, किसी की माँ सुने, कोई भी सुने, इस कहानी से कुछ सीखने को उनको मिले कि अगर रात काफी हो जाती है और आपका मोबाइल स्विच ऑफ आ जाता है, आपको ऐसा लगता है कि पता नहीं आपको टैक्सी वगैरह मिलेगा घर जाने के लिए या नहीं मिलेगा, तो ज्यादा से ज्यादा निवेदन है कि कड़ी रात में, ज्यादा रात में आपको तो निकलना ही नहीं चाहिए, डिसीजन बिल्कुल ही नहीं लेना चाहिए। अगर आपके पास कोई पर्सनल साधन नहीं है या कोई आपको सुनने वाला नहीं है, आपका मोबाइल फोन बंद आ रहा है, तो इस कंडीशन में आपको बड़ा डिसीजन नहीं लेना चाहिए। आपको ये वीडियो देखने के बाद क्या कहना चाहोगे, एक बार कमेंट करना। वीडियो पसंद आई लाइक करना, चैनल पे नए हो दोस्तों सब्सक्राइब करना। मिलूंगा फिर कोई ऐसी ही कहानी को लेकर जो कि जागरूकता फैलाए, लोगों को अंदर ज्ञान अर्जित करे, ऐसी ही वीडियो को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद।